हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहन प्राची, आप कक्षा 10 में पढ़ती हैं और आपने जो प्रश्न भेजा है इससे पता चलता है कि समय का मूल्य क्या है, समय का महत्व क्या है। और एक कबीरदास ने लिखा है, समय बीत पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय के बीत जाने पर मानव को पश्चाताप करते रहने से कोई फायदा नहीं होता। समय रहते हुए ही अगर मनुष्य सचेत होता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करता है। तो आपका प्रश्न है, सोशल मीडिया साइट्स पर व्यस्त रहने और सोने की आदत को कैसे नियंत्रित करें, यानी कैसे कंट्रोल करें, जो घर में रहने से लग गई है। मैं जानता हूँ कि कोरोना काल का समय है। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन की अवधि में लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और उस समय उनको कोई कार्य नहीं मिला, तो अपने मन को बहलाने के लिए, समय को बिताने के लिए मोबाइल और टीवी एक सहारा बना। तो उस स्थिति में आदत कुछ बिगड़ गई, यह बिल्कुल बात तो सत्य है। लेकिन इसके संदर्भ में हमारा कहना है कि बार बार फोन में सोशल मीडिया, मैसेज और कंटेंट चेक करते रहने की आदत से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, जिसका सीधा असर हमारे मूल कार्यों पर पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि एक बार इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद कब 1-2 घंटा निकल गया ये पता नहीं चलता है। मैसेज टोन बजते ही तुरंत मोबाइल उठाकर मैसेज के अलावे भी हम कई चीज़ों को देखने लगते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसके संदर्भ में मेरा सुझाव है कि तरह तरह के गेम और कंटेस्ट वाले ऐप तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट करें, क्योंकि ये ऐप मोबाइल स्पेस के साथ ही आपका समय भी बर्बाद करता है। अनावश्यक समय बर्बाद करने से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जितने कम ऐप्स होंगे उतना ही कम समय आप मोबाइल में बिताएंगे। ज़्यादा ऐप्स होगा आप मोबाइल ज़्यादा देखेंगे, कम ऐप्स होगा आप कम समय देखेंगे उसको। रात को सोते वक्त ही नहीं, किसी भी कार्य को करने के समय मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए। और अगर हो सके तो काम करने के दौरान भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दें। इससे बहुत जरूरी फोन कॉल्स उस वक्त आ सकते हैं, काम या पढ़ाई के बीच में मोबाइल चेक करते रहने से 1 घंटे में खत्म होने वाला काम 2 घंटे में भी समाप्त नहीं होता। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नहीं होता है तो जिससे उबन होने लगती है, यानी जब कार्य करते करते आपको उबन महसूस होने लगे तो अधिक विलंब से सोने पर भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, कार्य करने में आलस्य महसूस होता है। ऐसे में एक टाइम सेट कर सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। लिखा गया है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी,
मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी, गिरकर तुझे है संभलना, ये ठोकरे ही तुझे चलना सिखाएगी। धन्यवाद। ये आपका प्रश्न रहा और मेरा सुझाव। दूसरा प्रश्न है बहन दिव्या, आप भी कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, यानी कहने का मतलब कि आपका जो प्रश्न है कि टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन 5 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते, इसका क्या उपाय है? वाह, प्रश्न तो आपने सही कहा। आज के विद्यार्थी जीवन में ऐसा ही होता है। हर दिन टाइम टेबल बनता है, दीवार में चिपकाए जाते हैं, बोर्ड पर पेस्ट किया जाता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, फिर 5 दिन के अंदर उसको उखाड़ के फेंक देते, या अगर लगा भी हुआ है तो वह मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो आप जानते हैं कि टाइम टेबल एक इफेक्टिव टूल है, लेकिन कुछ लोग उसे यूज नहीं कर पाते। टाइम टेबल बनाने से पहले अपने इरादे को बुलंद कर लें और सोच लें कि कुछ भी हो जाए, बिना किसी बहाने के टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। बहाने तो 1000 हैं, आज इसके कारण से मैं ये नहीं कर सका, आज उसके कारण से ये नहीं कर सका। तुम बहानों को अपने आप से कोसों दूर भगाइए और अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आप दिन भर किसी वक्त क्या क्या करते हो उसकी एक लिस्ट बनाइए और प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे जरूरी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए। आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार मत पढ़ें। डिफिकल्ट सब्जेक्ट और फिर इजी सब्जेक्ट, फिर डिफिकल्ट, फिर इजी। इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट को आप चेंज करते रहें, जिससे कि उबाऊ महसूस नहीं हो। विद्यार्थियों में एक ऐसी धारणा बैठ गई है कि जो कठिन सब्जेक्ट है उस पर लोग ज़्यादा समय देते हैं और बार बार उसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा कहना ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वह उबाऊ महसूस हो तो हम अपने आप में बदलाव अवश्य करें। डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट, इजी, जिससे कि आपको उबाऊ महसूस नहीं हो। मोबाइल को आसपास नहीं रखें। पढ़ रहे हैं, किसी का कॉल आ गया, आप मोबाइल उठाते हैं, बात करने लगते हैं, तो जो आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे आपका ध्यान भटक जाता है। जो आपने कुछ पढ़ा है वो विस्मृत हो जाता है। आप तो जानते हैं कि मानव में 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, गेटिंग और फॉरगेटिंग, स्मृति और विस्मृति। तो स्मृति और विस्मृति मानव का स्वाभाविक गुण है। आप जिस काम को कर रहे हैं अगर अनवरत ढंग से करते हैं तो सिस्टमेटिक वे में उसकी कड़ी टूटती नहीं है, लेकिन जैसे ही उस काम को करते करते कोई दूसरा कार्य को करने लगते हैं तो परिणाम क्या होता है कि जो आपने कुछ किया है उसको आप विस्मृत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही कार्य करना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं 1-2 पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं। करे कोशिश हर इंसान, करे कोशिश हर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, तू उठकर चल कर तो देखो, तू उठकर चल कर तो देखो, किसी रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो कांटे हो पर चलना ही पड़ता है। भले ही धूप हो कांटे हो पर चलना ही पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे कभी पानी नहीं मिलता। इन बातों को आत्मसात करने की जरूरत है। आप अपने मन को
अपने सही कार्यों में लगाएं तो निश्चित है कि टाइम के अनुसार आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। अब भैया तुषार, कक्षा 10, आपका प्रश्न है, जब भी परीक्षा की तैयारी में लगता हूं, कुछ लोग फालतू कमेंट और बकवास करते हैं जिससे माइंड डाइवर्ट होता है। उनकी कमेंट्स का जवाब दें या नहीं, इग्नोर करें, क्या करना चाहिए? ये जो आपका प्रश्न है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कुछ लोग अनावश्यक चर्चा वार्ता प्रारंभ करते हैं, आपकी क्रियाकलापों पर कमेंट भी करते हैं, तो आपको बुरा लगता होगा। लेकिन आप जानते हैं कि व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो अपने कार्य में सफल होने के लिए उसे एकाग्रचित्त रहना पड़ता है। अपने उद्देश्य के प्रति वफादारी निभाने की जरूरत होती है, तभी आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे और परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ अर्जुन और एकलव्य का। अर्जुन और एकलव्य दोनों धनुर्विद्या में निपुण हुए। कैसे निपुण हुए? गुरुकुल पद्धति में वो शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देते थे, लेकिन बहुत सारी उलझनें उनके सामने आती थी, बहुत सारी बातें उनके सामने में उठती थी, लेकिन वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके धनुर्विद्या सीखने में तल्लीन रहे। और परिणाम क्या हुआ कि सारी बातों को भूल करके जब वह धनुर्विद्या को ही अपना उद्देश्य माना तो अंततः वह सफल हुए। आप एकलव्य की बात करें, उनको बहुत डिस्टर्ब किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जिस कारण से भी हो, बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, तो उनको जो है वो परित्यक्त कर दिया गया। एक घने जंगल में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा अनवरत रूप से जारी रखा। और एक समय ऐसा आया कि वह अपने विद्या में सफल हुए। ठीक है, उनके साथ न्याय हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। उसी प्रकार से आप अनावश्यक बातों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य मान करके अपने कार्यों में लीन रहें। मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे और आपको कोई बाधा विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके लिए भी एक पंक्ति है, जब आंखों में हो सपने, जज्बा हो मंजिल को पाना, राह में बिछे हो कांटे, तो चल के दूर जाना, तब भी तुम कभी लक्ष्य से नजर मत हटाना, आगे बढ़ते ही जाना, आगे बढ़ते ही जाना, आगे बढ़ते ही जाना। धन्यवाद। आप हैं भैया दिलखुश। आपका नाम सुनकर के ही सब लोगों का दिल खुश हो जाता है। जब आपका नाम किसी मानव के मुखारबिंद पर आ जाता है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। दिल खुश करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक नाम ही आपके लिए काफ़ी है। आप द्वादश में पढ़ते हैं, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, इसके संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार से हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन का जहाँ तक प्रश्न है कि मन को एकाग्र करना,
मन को एकाग्र करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन। प्रेरणा लाने के लिए आप थोड़ी देर कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें। मेरी जो राय है, आप भागवत गीता पढ़ सकते हैं, इससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और इसे पढ़ने से प्रेरणा भी मिलेगी। आप बिल गेट्स, अंबानी आदि ऐसे रिच मैन का मोटिवेशनल इतिहास पढ़ सकते हैं, इनसे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलने से आपके अंदर हिम्मत आएगी, जिससे आप भी अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये तो हमारे सामने में एक से एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि एक छोटा व्यक्ति महान कैसे बन जाता है। उसका इतिहास जानने का प्रयास हमको करना चाहिए कि आखिर वह व्यक्ति क्या किया। उसने भी, किसी ने, कोई व्यक्ति या कोई माने शिक्षक के द्वारा, कोई एक विद्वान के द्वारा मोटिवेट किया गया। तो मेरा विचार है कि आप अपने कार्यों में अनवरत लगे रहें और अपने से बड़े लोगों से अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आप मूल मंत्र प्राप्त करने की कोशिश करें। यही आपसे मेरा कहना है। आपके लिए भी एक शब्द है, होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहे। होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पड़ाव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पड़ाव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इसलिए हिम्मत न हारिए, विसारिए न हरि नाम, और भगवान का नाम लेकर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। उसके बाद भैया अमन कुमार, कक्षा 12, अध्ययन में ध्यान सही से नहीं लग पाता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है, क्या करें। अभी इसके पूर्व मैंने जो प्रश्न का जवाब दिया और आपका प्रश्न लगभग मिलता जुलता है, तो इसके संदर्भ में मेरा कहना है कि एकाग्रता शब्द तो बना ही एकाग्र के भाव से। एकाग्रता शब्द तो बना ही एकाग्र के भाव से। एकाग्र के भाव से अर्थ है एक ही विषय में ध्यान लगाना, यानी अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करना। मन को किसी भी स्थिति में शांत रखना। एकाग्रता तो वो स्थिति होती है जो इंसान के अंदर की शक्तियां जागृत कर देती। इस पर एक छोटा सा प्रसंग है रामायण का, कि जब सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी को सागर पार करना चाहते थे, उस समय एक श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं था कि वो समुद्र पार कर सके। उनका लक्ष्य था सीता को ढूंढना, लेकिन मन में उस श्राप का ख्याल और स्वयं पर विश्वास न होने के कारण उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वही समय था जब उनके साथियों ने उन्हें शांत मन से बैठकर अपनी शक्तियों को याद करने को कहा। कई ख्यालों के भंवर में शक्तियों को दोबारा याद
कर पाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मन को एकाग्रचित किया और सब ख्यालों को अलग करते हुए अपनी शक्तियों को पाने में सफल हो गए। अब हनुमान जैसे व्यक्ति, इसलिए कि मानव का एक स्वभाव होता है कि वो बहुत सारी बातों को अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके रखता है और उसी विषय वस्तु पर उसका ध्यान घूमता रहता है, उसी के जाल में मानव फंसा हुआ रहता है। हम उस जाल से कैसे छुटकारा पाएं, इसके लिए मूल चीजों पर ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे मन में भी ख्यालों का एक उलझा हुआ जाल होता है, जिसे सुलझाने पर ही हम एकाग्र होते हैं, अन्यथा हम उसमें उलझते रहेंगे तो अपने मूल कार्यों से भटक जाएंगे, हमारा ध्यान भटकता रहेगा और अपने लक्ष्य से हम कोसों दूर भागते चले जाएंगे। इसलिए मन को एकाग्र करने की जरूरत है। ध्यान लगाने से मन एक जगह केंद्रित रहता है और नियमित तौर पर ऐसा करने से जब मन अच्छी तरह से केंद्रित होने लग जाता है तो इसी स्थिति को एकाग्र कहते हैं। इसलिए आप एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को करें। आपके लिए एक शब्द है, एक दो पंक्ति है, नदी को पार करना गर समझते हो कि मुश्किल है। जैसा हनुमान जी ने एक श्राप के कारण अपने लक्ष्य से भाग रहे थे, अगर उनकी मित्र मंडली उन्हें बैठ करके एकाग्र होकर के अपनी बातों को या सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देते तो हनुमान जैसे व्यक्ति कि मन अंतःकरण का भाव जागृत नहीं होता। उसी तरह से नदी को पार करना अगर समझते हो कि मुश्किल है तो कोसों दूर तुमसे आप भी समझो कि मंजिल है। इसलिए अगर नदी को पार करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफलता हासिल करनी है, तो निश्चित रूप से एकाग्रचित होकर के ध्यान को केंद्रित करके अपने कार्य में निरंतर लगा रहना चाहिए, अनवरत लगा रहना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, बहन पल्लवी, कक्षा 10वीं, क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें? ये तो मानव का स्वभाव है, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वह कभी क्रोधित होता है, कभी जो है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध से हमको दूर रहना चाहिए। क्रोध जो है वो विनाश का कारण होता है। जब आप एक्साइट हो जाते होंगे तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती होगी और भूल जाते होंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो क्रोध की अवस्था में हम गलत कर बैठते हैं, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, वो अचानक आपके मुखारबिंद से वो बातें जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी निकल जाती है, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो उन समस्याओं से घबराना नहीं है, उसको पीना है। जो समस्याओं को पी लिया और समाधान की ओर अपने पूर्ण एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहा है, निश्चित है कि वह क्रोध को पी जाएगा और अपने जीवन में वो सफल हो जाएगा, वह अपना काम सही ढंग से कर सकेगा। इसलिए आपको क्रोध से दूर रहना चाहिए और अपने कार्य को ही लक्ष्य मान करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी
आपका ध्यान मूल कार्य पर होगा, और नहीं तो आप भटक जाएंगे अपने मार्ग से और जीवन में आपको परेशानी होगी। ऐसा नहीं करना है। आज का दिन 14 सितंबर का दिन है। आज के दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे भैया हैं आनंद राज, जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं। आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में हिंदी भाषियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। तो भैया आनंद राज जी, सबसे बड़ी बात है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान किसी एक जाति और धर्म के लोग नहीं रहते। यहाँ बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे परिधान हैं। तो उस रूप में हम हिंदुस्तान में रहते हैं। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है, फिर भी एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चौथी भाषा है दुनिया में, संसार में। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ। तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। वर्ष 2001 में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के आधार पर, उस सर्वे के रिकॉर्ड के आधार पर लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। ये रिपोर्ट आया, 26 करोड़ लोग। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। आधिकारिक रूप में संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुए, जिसके कारण हिंदी भाषा का महत्व घटता चला गया। हम हिंदी बोलते हैं, उसमें अंग्रेजी का भी समावेश करते हैं और गौरवान्वित होते हैं कि हम अंग्रेजी जानते हैं। न आप अंग्रेजी जानते हैं और न आप हिंदी जानते हैं। अगर अपने देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है तो हिंदी को अपनाना होगा, हिंदी को आत्मसात करना होगा। कुछ प्रशासनिक अड़चनें आई है, कुछ प्रशासनिक अड़चनें रही है, लेकिन आजादी के बाद उन अड़चनों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। देश का संविधान जब बनने लगा तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो। ऐसा प्रश्न उठा, क्योंकि बिना राष्ट्रभाषा का कोई देश का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र होने का दावा ही नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति संपन्न बनाती है। हिंदी को समृद्धशाली एवं संपन्न बनाने के लिए हमारा यह कर्तव्य है, हम उदार दृष्टिकोण अपनाएं और उदार दृष्टिकोण अपना करके
हिंदी को आत्मसात करें और अपने सारे कार्यों का निष्पादन अंग्रेजी को छोड़ करके हिंदी में ही करने का बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा लें। अगर हमारे देश का एक एक नागरिक ऐसा करने लगे तो हिंदी विश्व का एक नंबर की भाषा बन जाएगी। हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी जनसंख्या है। चीन के बाद भारत में ही जनसंख्या के मामले में भारत का ही स्थान आता है। लेकिन आजादी के बाद इतनी बड़ी जनसंख्या के रहते हुए अगर हम अपनी भाषा को प्रथम स्थान पर नहीं ला सके तो ये हमारी कमजोरी मानी जाती है। इसलिए सभी लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम हिंदी भाषा में अपने सारे कार्यों का निष्पादन करेंगे, तभी हिंदी का महत्व बढ़ेगा। हिंदी के द्वारा प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के लिए खोल दें। हिंदी के द्वार प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के लिए खोल दें। इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों को सुगम बनाना होगा। बहुत सारे व्याकरण में हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिसका अर्थ हिंदी में लोग समझते नहीं है, तो उसको सुगम बनाने की जरूरत है। तद्भव शब्दों का तत्सम शब्दों में परिवर्तन करने की जरूरत है। जो कृत्रिमता आ गई है इसे दूर करना होगा, अन्यथा भाषा की जटिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और हम हिंदी से भागते चले जाएंगे। जरूरत है संशोधन की, जरूरत है शब्द को परिमार्जित करने की, जरूरत है शब्द को आसान बनाने की, जिससे कि देश की एक एक जनता उन शब्दों के अर्थ को समझे और समझ करके वह अपना कार्य करे। जब हम किसी चीज को समझते नहीं है तो उससे हम दूर भागते हैं। वो मेरे लिए कठिन मालूम प्रतीत होता है, हम उससे दूर भागने लगते हैं। वर्ष 1881 में बिहार ने उर्दू को हिंदी के साथ अपनी एकमात्र अधिकार राजभाषा के रूप में प्रदान किया और वह राज्य था बिहार। पूरे भारत में बिहार सबसे प्रथम राज्य था जो हिंदी को सर्वप्रथम स्थान दिया। तो इसके लिए हमको कुछ करना होगा और करने की बात जो है मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी को आत्मसात करना होगा, शब्दों को आसान बनाना होगा। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है, फिर भी ये हमारे लिए एक चुनौती है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। और आज बिहार जिस तरह से हिंदी को प्रथम प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, भारत देश में जितने भी राज्य हैं सबों को ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और हिंदी को सम्मान मिल सकेगा। तो ये जो सारी बातें, ये सारे प्रश्न जो आपके आए हैं, इन सारे प्रश्नों को जब हम पढ़े तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो बच्चे हैं, बहुत उत्साहित हैं और उनके मन में, उनके अंदर बहुत तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आज हमारा देश हिंदुस्तान, जब हम कहते हैं कि ये विकासशील देश है, अरे इतनी बड़ी जनसंख्या का देश विकासशील देश है और चीन, अमेरिका, रूस, ये सारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आता है, तो इसका कारण क्या है?
हम अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। वफादारी करने की जरूरत है, वफादारी निभाने की जरूरत है। अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। हिंदी भाषा का उपयोग से ही नहीं बढ़ेगा, ये भाषा का विकास होगा। हिंदी भाषा को अपना करके कार्य करेंगे तो इससे भाषा का विकास होगा। लेकिन सिर्फ भाषा का विकास से हमारा देश महान नहीं बन सकता। अगर भारत को महान बनाना है तो अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना होगा, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, मजबूत हो और विश्व के क्षितिज पर भारत फिर से एक बार गुरु बन जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। और इसके लिए आप जैसे विद्यार्थियों की जरूरत है, आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, जो सकारात्मक प्रश्न को भेजकर हमें भी उद्वेलित करने का कार्य किया है। और मुझे अवसर मिला कि आपसे कुछ बात करें, आपसे कुछ प्रश्नों को हल करके आप भी आगे बढ़ें। सोचने के लिए आपने विवश किया है, इसके लिए आप सभी भैया बहनों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर सबों को एक बार धन्यवाद।